गुड इवनिंग बच्चों। तो आज जो है क्रैश कोर्स का हमारा पहला चैप्टर जो मैंने उठाया है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो कि बहुत वेटेज रखता है क्लास 10th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना टाइम गवाए हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है वो हमें एक ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है और उसमें भी खास करके हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि तीन साइड्स होंगे, आप देख सकते हैं ए बी, बी सी और सी ए। तीन साइड्स हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। जैसे यहां पे मैंने एंगल ए बी सी क्या किया बच्चा, 90 डिग्री रखा है। अब ध्यान देना, अब ये तीन साइड्स है ना, इसके अपने नाम हैं। नाम क्या मैं बता रहा हूं, जैसे इस ट्राइंगल के अंदर में जो सबसे बड़ा साइड है जिसको आप एसी कहेंगे उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, कर्व कहते हैं या फिर हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहेंगे या फिर हम इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, ये कर्ण का जो आप कह सकते हैं थ्योरम है वो कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इन एनी राइट ट्रायंगल द लार्जेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का कोण है ना, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, यानी उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो एक तो आपको समझ में आ गया, एक भुजा कर्ण होगा। अब हमारे पास दो भुजा बच गया है, दो साइड्स बच गया है, एक ए बी बचा हुआ है और दूसरा क्या बच्चा, बी सी। अब देखो बच्चा, इन दोनों का नाम जो है ना वो आपका अल्टर यानी चेंज होते रहता है। ये चेंज क्यों होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल जो है ले रहे हो और किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप साइड्स का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे मान लो कि मैंने एंगल सी ले लिया, तो अगर एंगल सी लिया है तो एंगल सी के अकॉर्डिंग इन दोनों साइड्स का नाम होगा। क्या होगा बता रहा हूं, एंगल सी के जो सामने वाली भुजा होगी यानी अपोजिट साइड जो एंगल सी का होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, परपेंडिकुलर कहेंगे। अब ध्यान देना, एंगल सी का जो बगल वाला भुजा होगा यानी एडजेसेंट साइड जो होता है एंगल सी का, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, बेस कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखो मैंने क्या कहा, ये अल्टर भी हो जाएगा। अल्टर कैसे होगा, जैसे देखो बच्चा, यही आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, है ना। इस एबीसी में आपको पता है कि ये आपका हाइपोटेन्यूज है। मैं एच से नोट कर देता हूं शॉर्ट में, है ना, बार बार नाम लिखना ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। तो एच लिखा मैंने। और देखो बच्चा, यहां पे अगर मैं एंगल ए को चूज कर रहा हूं, अब एंगल ए डिफाइन करेगा कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा और कौन सा साइड बेस कहलाएगा। तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे और एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड होगा उसको हम बेस कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया ना। तो जो एंगल चूज कर रहे हैं उस एंगल का बगल वाला जो साइड है आपको क्या कहलाएगा, वो आधार या बेस कहलाता है, और एंगल का जो सामने वाला साइड होता है ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। तो बच्चा हमारे पास में फिर से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी मैंने एक ड्रॉ किया है ना, एक ट्रायंगल एबीसी मैंने ड्रॉ कर लिया। इस एबीसी ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है और आप तो अब क्लियर हो गए होंगे कि ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर मैं एंगल सी को चूज कर रहा हूं तो ए बी मेरा परपेंडिकुलर की तरफ ट्रीट होगा और बीसी जो है हमारा बेस की तरफ ट्रीट होगा। ठीक। अब देखो बच्चा, हम जो पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका चैप्टर का स्टार्टिंग यहीं से होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो बच्चा, नाम पे ही चले जाओ, रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी भी दो राशियों का के बीच का अनुपात। अब रेशियो यही पढ़ते हो, रेशियो का मतलब अनुपात होता है। तो इसमें भी कोई दो राशि होगा और उसके आप क्या कर रहे हो, उसका अनुपात निकाल रहे होगे। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं आपके पास में, इस तीनों साइड्स में से एक टाइम पर कोई दो साइड ले लो और उसका अनुपात ले लो। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारा ट्रायंगल है, तीन साइड्स है, इसमें ए बी है, बी सी है, सी ए है ना। आप इसको ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। ए बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, पी हो गया, बीसी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एसी हमारा एच हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप क्या करो, किसी दो साइड को एक टाइम पर में ले लो और उसका रेशियो फाइंड आउट करो। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया बच्चा, ए बी और एसी को एक टाइम पर लिया,
तो ए बी अपॉन ए सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं पी बट्टे एच। तो यह क्या है, यह एक रेशियो है, अनुपात है। इस तरीके से कोई है, आप क्या करोगे, दूसरे साइड से यानी बीसी और एसी भी एक टाइम पर ले लीजिए, बीसी अपॉन एसी, यानी बीसी आपने बी लिया है और एसी आपका एच है, ये अनुपात आपने निकाल लिया। फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चा, आपकी मर्जी है, आप ए बी ले लें और बीसी ले लें, तो इसका अनुपात निकालिए। तो ए बी अपॉन बीसी, यानी ए बी को आपने पी कह रखा है और बीसी तुम्हारा क्या है बच्चा, बी है ना। एक उठता है, कह रहा है कि नहीं हमें क्या करना है बच्चा, एसी अपॉन ए बी निकालना है, यह भी क्या है बच्चा, एक रेशियो है। तो एसी क्या कहलाएगा तुम्हारा एच और ए बी क्या कहलाएगा, पी कहेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने क्या किया, किसी भी दो साइड्स का रेशियो ले लिया। अब इस रेशियो का नाम होता है, रेशियो का नाम होता है, यानी आपसे कहा गया, मैथमेटिक्स ने कहा कि अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अगर आप रेशियो ले रहे हैं, इसको हम साइन कहेंगे, SIN साइन कहेंगे। अगर आप क्या कर रहे हैं बच्चा, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो ले रहे हैं, तो इसको हम कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, कोसाइन कहते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले रहे हैं, तो इसको हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे बच्चा, टेंजेंट। तो ये रेशियो का नाम है, जो आपने दो साइड्स का रेशियो लिया, इसका नाम है ये सब। अगर आप मान लीजिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो लिया है, तो इसको हम कहते हैं बच्चा कोसेकेंड। क्या कहेंगे, इसको हम कोसेकेंड कहेंगे। अब मान लीजिए कि एक आप ले रहे हैं एसी और बीसी का रेशियो, यानी एसी और बीसी का आपने रेशियो लिया, तो एसी आपका क्या है, एसी आपका हाइपोटेनियस था और बीसी आपका बेस है। तो देखो बच्चे, अगर हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो ले रहे हो, इसका नाम हो जाता है सेकेंड। क्या नाम होता है इसका, सेकेंड होता है ना। और यदि आप बीसी और एबी का रेशियो लेते हैं, बीसी और एबी का रेशियो ले लेते हैं, तो बीसी और एबी क्या है तुम्हारा, बीसी है बेस है और एबी क्या है बच्चा, एबी जो है तुम्हारा वो परपेंडिकुलर है। तो यदि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेंगे हम, तो इसको हम कोटेंजेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे बच्चा, कोटेंजेंट। तो आपने देखा ना, ये 6 रेशियो होते हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड एट अ टाइम लीजिएगा, तो उसका 6 बार रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे पास सिर्फ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, 7वां नहीं है, क्योंकि अगर दो एक टाइम पर में लेंगे तो सिर्फ 6 बार ही रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आपके पास 6 ट्रिगोनोमेट्री है ना, 7वां आपको किसी ने नहीं दिया। क्लियर हो गया ये चीज। तो अब आगे चलेंगे। तो अब इसी को, जैसे साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोसेकेंट है, इसको अगर हम किसी एंगल के साथ लिखेंगे बच्चा, तो एंगल के साथ ऐसे लिखा जाता है। चलो, आपने एंगल कौन सा लिया है, एंगल सी को चूज किया है ना, तो एंगल सी को लिखेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे साइन के साथ मुझे एंगल सी लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन सी लिखा मैंने, है ना। कोसाइन है, कोसाइन का शॉर्ट हो जाता है कॉस, है ना, कॉस, और एंगल लगा दोगे तो कॉस सी हो गया। टेंजेंट है ना, टेंजेंट का जो होगा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा टेन, और आप एंगल के साथ लिखा टेन सी। कोसेकेंट जो हो जाएगा बच्चा तुम्हारा, वो कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, और इसने एंगल सी लिया, कॉसेक सी हो गया, है ना। आपका जो सेकेंड है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, सेक, और सी हो जाएगा, सेक सी हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कोटेंजेंट आपने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, कॉट सी हो जाएगा। तो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा 6 है, जिसका जो है आप कह सकते हैं कि फुल जो इसका ये होना चाहिए, नाम होना चाहिए ये रहेगा, और शॉर्ट नेम में इस तरीके से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये रेशियो की बात कर रहा है, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं, और बताऊंगा कैसे क्वेश्चन होता है इसके ऊपर में। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने 6 रेशियो पढ़ लिया है। साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज p बाय h, cos थीटा p अपॉन h, tan थीटा p बट्टे b होता है, cosec थीटा h बट्टे p होता है, sec थीटा h बाय b होता है, cot थीटा p बट्टे p होता है। ठीक, तो अब हम देखो, इसको यूज करके आपको बाकी फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं। जैसे आप देख सकते हैं बच्चा, साइन थीटा हमारे पास में है, साइन थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, p अपॉन h। और आपके पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा क्या है तुम्हारे पास में, h अपॉन p है। अगर ध्यान देना बच्चा, मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा देखो जरा, p अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चा, h अपॉन p। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1।
तो आप एक यहां से आइडेंटिटी याद रखिएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा जो है आपका ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है और एक बार ट्रांसपोज करते हैं आरएचएस में तो वो क्या देता है तुम्हारा, वो डिवाइड में जाता है। तो साइन थीटा बराबर तुम्हारा यहां से कितना हो जाएगा बच्चा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। और इस तरीके से कॉसेक थीटा जब देखोगे तो कॉसेक थीटा भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस चीज को देख लो, एक तुम्हारा ये इसको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देख सकते हैं कॉस थीटा हमारे पास में, कॉस थीटा क्या है बच्चा, b अपॉन एच है ना, कॉस थीटा हमारे पास क्या, b अपॉन एच है। अब यहीं पे देखिएगा h अपॉन b कौन सा रेशियो है आपका, सेक थीटा है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, h अपॉन b। अगर इसी तरीके से आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैं कॉस थीटा को सेक थीटा से गुणा कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा देखना जरा, b अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन b होगा, h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ये तुम्हारा क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 1 अपॉन sec थीटा हो जाएगा, और sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को भी याद रखोगे, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है बच्चा हमारा, आप देख सकते हैं हमारे पास में दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच चुका है, एक tan थीटा बचा हुआ है, दूसरा cot थीटा बचा हुआ है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। tan थीटा का वैल्यू हमारे पास में क्या है, p अपॉन b है, cot थीटा का वैल्यू हमारे पास में क्या है बच्चा, b अपॉन p है। सिमिलरली हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो tan थीटा को अगर मैं cot थीटा से गुणा करता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, p अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन p हो जाएगा। तो b से b गया, p से p गया, तो क्या आएगा बच्चा, 1। तो यहां से आप देख सकते हैं tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और अगर देखूंगा मैं तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा जो होगा तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद। तो ये आपके पास में 3 सेट्स ऑफ फॉर्मूला है, 1 2 और 3। tan थीटा हमारे पास में है p अपॉन h और cos थीटा हमारे पास में है b अपॉन h। मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, है ना। तो sin थीटा को डिवाइड करता हूं cos थीटा से, तो देखो क्या होगा बच्चा, p अपॉन h डिवाइड कर रहा था ना, तो b बट्टे h, है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहां से ये कितना हो जाएगा बच्चा, p अपॉन h, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी h बट्टे b आ गया, है ना। तो h से h कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा क्या दे रहा है, p अपॉन b दे रहा है। और p अपॉन b देखो तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, tan थीटा, तो ये tan थीटा के बराबर हो गया। तो एक फॉर्मूला यहां से आप याद रख लीजिएगा कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक, ऐसे ही आप देखिएगा कि आपने अभी पढ़ा था, मैंने एक सेट बताया था कि tan थीटा बराबर तुम्हारा क्या होता है बच्चा, 1 अपॉन cot थीटा होता है ना। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन cot थीटा, तो 1 अपॉन cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब एक काम करो बच्चा, इसको व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये cot थीटा अपॉन 1, cot थीटा अपॉन 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यानी जब भी हम व्युत्क्रम करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो LHS और RHS दोनों को रेसिप्रोकल किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, cot थीटा बाय 1 इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। और किसी का डिनोमिनेटर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से तुम्हें cot थीटा और क्या निकल गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये रेशियो भी आप याद रखोगे, यानी tan थीटा sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है, और cot किसका रेशियो होता है, cos अपॉन sin का। तो ये आपके पास 5 सेट ऑफ फॉर्मूला हो गए, है ना। 3 उधर थे और 2 आपके ये थे। इसको लिखिए, देखो बच्चा यहां पे मैंने साइन थीटा लिखा है। साइन थीटा में आप कंफ्यूज मत होना, साइन थीटा डजंट मीन साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा, है ना। ये अलग अलग, जैसे आप कहते हो ना, जैसे ए बी मैंने लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी है, बट ये आप ऐसा नहीं कह सकते इसको। साइन थीटा यानी थीटा जो है ना एम्बेडेड है साइन के साथ में, यानी साइन जो है आपका रेशियो था, और वो किस एंगल के लिए था, थीटा एंगल के लिए था। तो कोई भी रेशियो थीटा एंगल को, यानी ये आपको डिफाइन कहता है, ये कहता है कि साइन इज अ रेशियो फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा। तो इस चीज को आप याद रखो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है।
अब इसी तरीके से मैंने cos थीटा लिखा है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि cos थीटा का मतलब cos मल्टीप्लाइड बाय थीटा, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। cos थीटा का मतलब क्या होगा, कोसाइन इज अ रेशियो फॉर एंगल थीटा, यानी एक रेशियो है जो कि एंगल थीटा के लिए है। तो ये इसका एक मीनिंग होता है, इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ये अलजेब्रिकली आप इसको साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा अगर आप लिखते हैं तो आप गलती करते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा बच्चा इसमें, तो ध्यान देना। इसी तरीके से मान लो कि आपके पास साइन थीटा है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करने पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मान लो कि ये आपका अलजेब्रिकली होता तो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे, साइन थीटा का स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, बट नहीं लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि ये साइन थीटा के साथ इंबेडेड है, अलग नहीं है। यानी साइन किसके लिए है, तो थीटा एंगल के लिए शो करता है। इसीलिए जब भी आप साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक। तो आप देखिए मैं आपको अगला इसी पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कैसे। तो जैसे देखो आपके पास में साइन थीटा है, साइन थीटा ये क्या है बच्चा, p अपॉन एच, ठीक। कॉस थीटा है आपके पास में, ये क्या है आपके पास, b अपॉन एच। अब ध्यान देना बच्चा, अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर निकालूं, यहां से साइन थीटा का स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, p अपॉन एच का स्क्वायर होगा ना। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर मैंने अभी जस्ट बताया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप इन दोनों को भी स्क्वायर करो, तो मैं यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर किया और ये बराबर कितना हो जाएगा, b अपॉन एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये cos थीटा का स्क्वायर क्या देगा तुमको, cos स्क्वायर थीटा बराबर b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर दे रहा है। देखो बच्चा, अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं तो क्या होगा, देखो मैं ऐड क्यों कर रहा हूं मैं तुमको बता रहा हूं। देखो बच्चा, cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है, sin स्क्वायर थीटा p स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है। इन दोनों रेशियो का आप देख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है बच्चा, सेम है। क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका हर बराबर है, हर बराबर है। और यदि मैं इनको प्लस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं, अगर मैं p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को प्लस करूंगा तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एच स्क्वायर। ऊपर आप क्या लिखोगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको याद है ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, जो क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम उसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बना रहा है, इसीलिए मैं इसको प्लस करने जा रहा हूं। तो आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैं करूंगा, प्लस करूंगा दोनों को। तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा, एच स्क्वायर। तो आप ऊपर क्या लिख लोगे यहाँ पे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तुमको क्या देने वाला है, एच स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया तो क्या देगा तुमको, 1। तो यहां से तुम देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो एक आइडेंटिटी हो गया, इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक। अब यहां से आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा का आप ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज करने पे ये माइनस में जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आप साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। समझ में आया ना। तो ये एक आपका आइडेंटिटी का ग्रुप है, आप इसको याद रखिए, ठीक। हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। अगला आइडेंटिटी आप देखेंगे, cos थीटा है हमारे पास में, cos तो हमने देख लिया, सॉरी। हमारे पास में देखो बच्चा sec थीटा है, sec थीटा है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, ये होता है हमारा h अपॉन b होता है, ठीक। अब देखो h अपॉन b, अब अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में वही चूज करने वाला हूं जिसके डिनोमिनेटर में b आएगा, क्योंकि याद रखना बच्चा, आप हमें क्या कर रहे हो, रेशियो पे काम कर रहे हो, पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक ही रेशियो है, तो रेशियो पे काम कर रहे हो, तो जो डिनोमिनेटर जिसका बराबर होता है उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, आपको पता होगा ये चीज। तो मैं अभी वही वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उठाने वाला हूं जिसका बेस क्या है, मतलब इसका ये डिनोमिनेटर क्या होगा, b होगा। तो अब देखिएगा हमारे पास में जो सेट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसमें b बेस वाला कौन सा दिख रहा है, आपको बताइए मुझे। tan दिख रहा है ना, tan थीटा, इसका भी क्या है बच्चा, डिनोमिनेटर b है।
तो हम वो वाला उठाएंगे। तो tan थीटा मैंने उठाया, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan थीटा बराबर P अपॉन B होगा। इससे पहले वाले में भी यही आपने नोटिस किया था, मैंने एक sin थीटा उठाया था ना जो कि P अपॉन H था, और अगला आइडेंटिटी जो इसके ग्रुप में शामिल किया था मैंने cos थीटा को किया था। क्यों किया गया था cos थीटा शामिल बच्चा, cos थीटा का भी डिनोमिनेटर क्या था, H था। तो जब भी हम आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं तो उस टाइम पे आप याद रखिएगा कि दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाएंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो बच्चे जो भूल जाते हैं इसको याद रखने में, तो अब याद रह जाएगा उनके दिमाग में, ये क्लिक करेगा। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लेना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने क्यों चूज किया, क्योंकि इनका क्या है बच्चा, डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर ऐसे रिलेट करके आप देखोगे तो आपको आसानी से ये आइडेंटिटी याद रह जाएगा, ठीक है, भूलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देख रहे हो यहां भी मैंने वही चीज किया। तो सेक थीटा बराबर h अपॉन b है, अगर मैं स्क्वायरिंग करूं बच्चा दोनों तरफ तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो बच्चा tan स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चा आप यहां पे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ये आप खुद ही डिसाइड कर लोगे, कैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करोगे तो ये कोई सेंस ही नहीं देगा तुमको, बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोई सेंस दे ही नहीं रहा है। और यहीं पे अगर माइनस होता तो एक सेंस बन रहा था ना कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण का स्क्वायर होता है और माइनस आपका लंब का स्क्वायर वो आधार का स्क्वायर देता है, तो एक सेंस बनेगा। इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं करके माइनस करेंगे। अच्छा सेक में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला ये पता है पाइथागोरस थ्योरम की कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ा होगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे बच्चा, लंब का स्क्वायर घटाएंगे, या फिर कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे। तो इसलिए जिसमें h पहले है तो उसमें से क्या करेंगे बच्चा, घटाने वाले हैं हम लोग, ठीक। तो सेक थीटा में से घटाएंगे। तो ध्यान देना सेक स्क्वायर थीटा, और एक चीज आप ऐसे भी यहां पे पता कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बता रहा हूं सुनो। किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में आप देख रहे हो, किसी भी ट्रायंगल की बात, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा साइड कौन सा है, सबसे बड़ा साइड इसका कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है जो कि h है, ठीक। अब मैं अगर h अपॉन p निकालूंगा तो देखो बच्चा यहाँ पे h क्या है, h यहाँ पे p से बड़ा है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कर्ण सबसे बड़ा साइड है, तो h क्या है तुम्हारा, p से बड़ा है। तो p को अगर आप इधर लेके आ जाओगे तो h अपॉन p क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 से बड़ा होगा। तो ये h अपॉन p तुम्हारा 1 से बड़ा आ रहा है, समझ रहे हो ना, और ये सबसे बड़ा रेशियो हो जाएगा। और यहीं पे अगर p अपॉन b कर रहे हो या b अपॉन p कर रहे हो तो ये हमेशा इस रेशियो से छोटा ही रहेगा, समझ रहे हो ना, इस रेशियो से हमेशा क्या रहेगा बच्चा, छोटा ही रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारा न्यूमरेटर h है ना वो सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, समझ गए ना, अगर छोटे में से बड़े को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो तुम्हें अगर पॉजिटिव आंसर चाहिए तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। तो अब तुम देख सकते हो सेक थीटा जो है, जो कि ये रेशियो तुम्हारा क्या होगा बच्चा, 1 से बड़ा होगा, जबकि tan थीटा p अपॉन b है, ये क्या होगा तुम्हारा सेक थीटा से छोटा होगा। क्या होगा बच्चा, सेक थीटा से छोटा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सेक में से tan को माइनस करते हैं। तो चलो बच्चा माइनस कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो बच्चा डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें क्या देने वाला है, ये आधार का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर देने वाला है, कैंसिल आउट हो गया 1 बचा। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 1 आ गई। अब tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan स्क्वायर थीटा को आप देख सकते हो इधर, अगर मैं 1 को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा जरा देखना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास में फिर 3 सेट ऑफ फार्मूला बन गया। तो ये सेकंड नंबर पे है, तो इसको भी आप याद रखोगे, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास 2 रेशियो और बच गए हैं। एक तो बचा है बच्चा कॉसेक थीटा वाला रेशियो। तो कॉसेक थीटा क्या है तुम्हारा, h अपॉन p है, और आप देखोगे इसी के अकॉर्डिंग आप इसका लाइक जो आपका रेशियो होगा वो कौन सा होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, b अपॉन p हो जाएगा, ठीक।
तो स्क्वायर कर लो, सॉरी ये कॉसेक है, मैंने गलती से लिख दिया इसको, कॉसेक थीटा है ये तुम्हारा, कॉसेक थीटा एच बटे पी है। तो देखो बच्चे स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, ये तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे कॉट स्क्वायर थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आप कॉसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर माइनस करेंगे, क्यों करेंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया, कॉसेक थीटा जो होगा वो बड़ा रेशियो है कॉट थीटा के रिस्पेक्टिव में। ठीक, तो अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा बच्चा, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहां से आप देख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आप कर्ण के स्क्वायर में से यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से अगर आप बेस के स्क्वायर को माइनस करते हो तो ये आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर देता है ना, कैंसिल आउट होकर के 1 आ रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें 1 मिल गया है। कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कीजिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया, इसको याद करोगे तो हमारे पास 3 सेट ऑफ फॉर्मूला आ गया आइडेंटिटीज के नाम पे। तो तीनों को याद करना आसान है क्योंकि मैंने आपको एक थ्योरेटिकल अप्रोच बताया है। थ्योरेटिकल अप्रोच के थ्रू अगर आप रिलेट कर पाते हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आप फॉर्मूला आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा अगर आप देखते हो तो इसलिए मैंने वही प्रयास किया है, शायद आपको समझ में आए यहां से। अब हम आगे चलेंगे, हमारा एक और आइडेंटिटी बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये ट्रिगोनोमेट्री जो पूरा ट्रिगोनोमेट्री है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले आइडेंटिटी की तरफ। पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी है, ये 90 डिग्री का है। अब देखो बच्चा अगर एंगल सी थीटा है तुम्हारा तो एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाता है ना। तो आप देखिएगा यहां से एंगल ए तो मैं नहीं पता, एंगल बी में पता है 90 डिग्री है, और एंगल सी का वैल्यू क्या हमारे पास में थीटा है, तो बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब चलो ट्रांसपोज करते हैं इधर इसको, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे इधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, थीटा भी जाएगा माइनस में ही। ठीक, तो अब देखो बच्चा एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 90 घटाने पे तुम्हें कितना मिलने वाला है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल जो सी थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूं, तो अगर आप एंगल थीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हो तो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर तुम्हारा ए बी रहेगा और बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा बीसी रहेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे एंगल थीटा के लिए है ना परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना हो जाएगा ए बी और बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा बीसी। लेकिन एंगल 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा एंगल के लिए अगर आप ले रहे हैं, है ना, तो देखो बच्चा इसमें क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी बीसी हो जाएगी, है ना, और बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखोगे। तो अब चलो हम एक काम करते हैं, रेशियो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चा एंगल थीटा में रेशियो लिखो पहले, तो साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा जो है वो पी अपॉन एच होता है, तो थीटा ले रहे हो, थीटा के लिए ये तुम्हारा पी ए बी हो जाएगा और बीसी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं साइन थीटा बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चा ए बी अपॉन में ए सी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस था क्योंकि हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। ठीक, इस तरीके से आप कॉस थीटा लिखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है तुम्हारे पास बीसी है और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चा एसी होगा, है ना। अगर आप tan थीटा लिखते हो तो परपेंडिकुलर पे बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है ए बी है और बेस तुम्हारे पास में क्या है बीसी है। अगर आप लेते हैं कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनियस आपका क्या है एसी और परपेंडिकुलर क्या है बच्चा ए बी, है ना। अगर आप सेक थीटा निकालते हो तो सेक थीटा क्या होता है बच्चा, हाइपोटेनियस पर बेस होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा एसी है और बेस हमारा क्या है बीसी है, तो एसी अपॉन बीसी हो गया। अगर आप ले रहे हो कॉट थीटा तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या है बीसी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है ए बी। तो ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गए विद रिस्पेक्ट ऑफ एंगल थीटा। अब हम क्या करते हैं बच्चा,
एंगल 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लिखते हैं यहाँ पे। तो अब देखो बच्चा, जब मैं एंगल 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहा हूं। तो देखो जब 90 माइनस थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस केस में BC हो जाएगा, और तुम्हारा बेस क्या रहेगा, AB रहेगा, यानी परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया ना। तब साइन 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं मैं। तो 90, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC है, और अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चा, हाइपोटेनियस तुम्हारा है AC, तो BC अपॉन AC हो गया। इस तरीके से आप cos 90 माइनस थीटा लिखो। तो cos 90 माइनस थीटा अगर आप लिखोगे तो ये क्या होता है, बेस व हाइपोटेनियस। तो बेस तुम्हारा AB है, AB, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा तुम्हारा AC होगा। अब आगे देखना बच्चा, tan 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं मैं। तो tan 90 माइनस थीटा तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर है बेस, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा BC, और बेस क्या है तुम्हारे पास में AB, है ना। अगला है तुम्हारा cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा की बात करूंगा मैं, तो cot 90 माइनस थीटा बेस में परपेंडिकुलर होगा, या फिर आप cosec लिख लो पहले। तो cosec 90 माइनस थीटा को लिख रहा हूं मैं। तो देखो cosec क्या होता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस तुम्हारा AC है, और परपेंडिकुलर तुम्हारे पास में BC है। sec 90 माइनस थीटा लिखेंगे हम लोग। तो sec 90 माइनस थीटा तुम्हारा जो होगा ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस तुम्हारा AC अपॉन बेस क्या है तुम्हारे पास में AB है, ठीक है। लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा वो cot है, तो cot 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं मैं। तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, cot 90 माइनस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये तुम्हारा AB अपॉन BC होगा। अब देखो, अब यहां से हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चा, साइन थीटा क्या है तुम्हारा, AB अपॉन BC, और इसमें देखो कि AB अपॉन BC तुमको कहां दिख रहा है, AB अपॉन AC तुमको कहां दिख रहा है। तो AB अपॉन AC तुमको यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है कि जरा बताओ मुझे। अब यहां से तुम देख सकते हो ना कि साइन थीटा और cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपस में बराबर हुए कि नहीं, जरा बताना मुझे। इसी तरीके से देखो cos थीटा क्या है तुम्हारा, BC अपॉन AC, ढूंढना तो BC अपॉन AC तुमको कहां दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है यहां दिख रहा है। तो इसका मतलब cos और sin 90 माइनस थीटा आपस में क्या दिख रहे हैं तुमको, इक्वल दिख रहे हैं। तो मैं यहां पे इसको रिलेट करके मैं ऐसे यहां पे लिख सकता हूं, क्या देखना जरा बच्चा, sin 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं। तो sin 90 माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन AC, जो कहां दिख रहा है तुमको, cos थीटा के पास में। तो इसका मतलब sin 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा ना। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या है, AB अपॉन AC, है ना। और यहाँ पे ये कहां पे दिख रहा है तुमको, AB अपॉन AC यहाँ पे दिख रहा है, जो sin थीटा के बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, कि cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, sin थीटा आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब देखो बच्चा, यहां पे हम देखते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन AB। इस रेशियो में फाइंड आउट करो BC अपॉन AB कहां दिख रहा होगा तुमको, सबसे नीचे यहां पे दिख रहा है ना। इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हुआ, cot थीटा के बराबर हुआ कि नहीं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्या, कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, cot थीटा हो जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं, अगला क्या है बच्चा, cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या है, AC अपॉन BC, और AC अपॉन BC यहां पे तुमको कहीं दिख रहा है क्या, बताओ। हाँ यहाँ पे, सॉरी AC अपॉन BC है ना, तो AC अपॉन BC आपको कहां दिख रहा है, ये रहा, यहां पे दिख रहा है, सेक के पास दिख रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक। अगला बात कर लेते हैं, हमारे पास में अब क्या है, AC अपॉन AB, सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू। तो AC अपॉन AB देखो जरा ढूंढो तो कहां है, यहां पे है ना, AC अपॉन AB cosec थीटा के पास में है। तो यानी सेक थीटा और cosec थीटा आपस में बराबर होंगे यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो cot 90 माइनस थीटा क्या है तुम्हारे पास में, AB अपॉन AC, ढूंढना AB अपॉन AC कहां है, यहाँ पे tan थीटा के पास में। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो आप लिख सकते हैं क्या, कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास में, ये है tan थीटा। तो यहां से आप देख सकते हैं एक सेट ऑफ फॉर्मूला यहां पे बन गया तुम्हारा, इसको आप लर्न कर लो और आराम से इसको रिलेट कर सकते हो। बहुत आसान बना दिया है मैंने, है ना, याद भी रह सकता है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारे पास अब एक लास्ट सेट ऑफ बच गया है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर एंगल के साथ में अगर हम लेंगे तो सर क्या वैल्यू होगा, है ना। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो बच्चा, एंगल की बात करते हैं, ये लाइन है इसी का दे रहे हो ना, अगर इसके साथ इंक्लिनेशन ले रहे हो या फिर इस लाइन से इंक्लिनेशन ले रहे हो, ये ले रहे हो ना। तो देखो यदि ये लाइन इस लाइन पे पूरा आ जाए तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा।
और ये लाइन अगर पूरा परपेंडिकुलर हो जाए तो उनके बीच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, 0 से लेकर के 90 के बीच में कई सारे एंगल होते हैं। 90 तो एंगल आएंगे 0, 1, 2, 3 और कई सारे, आप पॉइंट में भी जा सकते हो। आपको पता है ना, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। तो खैर हमें कुछ जो आपके हैं मेन वैल्यूज के साथ में देखने होंगे, जैसे कि 0 डिग्री पे क्या होगा मान, है ना, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा और 90 डिग्री पे क्या होगा। बस हम 1, 2, 3, 4, 5 एंगल के लिए जो है वो वैल्यूज देखने वाले हैं। तो बड़ा आसानी से देखेंगे, याद रखना बच्चा। अब बात कर लेता, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 है और 90 है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चा, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिया। जैसे साइन है, कॉस, tan, कॉसेक, कॉट या कॉसेक के बाद सेक ले लो, सेक, कॉट, कॉट। तो देखो बच्चा, अब हम वैल्यू लेते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चा, 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखो क्यों 0 होता है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखो साइन का वैल्यू क्या होता है, अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं, ये एंगल ले रहा हूं, तो जरा देखना 0 डिग्री कब बनेगा। 0 डिग्री तभी बनेगा जब ये तुम्हारा विकर्ण जो है हिपोटेन्यूस है, ये पूरा का पूरा इस लाइन पे आ जाएगा, तभी होगा ना। तो जब ये पूरा का पूरा इस लाइन पे आएगा तो तुम देखो ना, घट रहा है ना, घट रहा है ना, यानी ये वाला साइड तो घट रहा है, तो ये वाला साइड घट के क्या हो जाएगा, 0, यानी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। और अगर 0 p की वैल्यू हो जाएगा तो साइन थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0/h, काटो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। खैर मुझे अभी इतना डिटेलिंग आपको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चा, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पे हम देखेंगे उतना ही पढ़ेंगे जो हमारा टाइम के साथ में कवर कर पाए। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो साइन 30 जो तुम्हारा होता है, ये आप वैल्यूज याद रख लोगे। साइन 30 की वैल्यू तुम्हारा कितना होता है बच्चा, 1/2 होता है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू हमारे पास 1 होगा। अब ऐसे लिख लेंगे सबके। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाता है, 1। कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, है ना। इस तरीके से देखो कॉस 30 की वैल्यू तुम्हारे पास में कितना आएगा, कॉस 30 की वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा √3/2। cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, cos 60 की वैल्यू जो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 आ गया, है ना। क्यों आया ये भी आपको बता देता हूं। आपने अभी जस्ट पढ़ा है क्या बच्चा कि cos थीटा और क्या आता है, sin 90 - थीटा। तुरंत देखा था ना, मैंने बताया था अभी। तो देखो अब मुझे cos 0 लिखना है, तो थीटा के जगह मैंने क्या प्लेस किया, 0, थीटा से 0 रखा, तो यहाँ पे थीटा के बदले 0 लिखोगे, तो साइन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 90 - 0 हो जाएगा ना। और 90 में से 0 घटाओगे तो क्या आता है बच्चा, 90 में से 0 घटाने पे 0 ही आता, ये 90 आएगा, तो साइन 90 हो गया। और साइन 90 का वैल्यू तुम्हारे पास में कितना है, 1 है ना, ये तुम्हारा 1, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे लेट तुम कर सकते हो, जैसे cos 30 लिखना था तुमको ना, तो cos 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 - 30, क्योंकि मैंने थीटा की जगह पे क्या लिखा है, 30 लिख दिया है। तो देखो जरा बच्चा, cos 30 जो तुम्हारा हो जाएगा, 90 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा, 60 ना, तो साइन 60 के बराबर, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। है, मुझे ज्यादा नहीं बताना है, टाइम कम है हमारे पास, आगे चलते हैं। कॉसेक की बात कर लेते हैं। तो कॉसेक आपको याद है ना, कॉसेक क्या होता है बच्चा, कॉसेक 1/sin होता है ना। तो देखो कॉसेक 1/sin, तो कॉसेक 0 लिखोगे तो 1/sin, तो 1/0, और 1/0 अनडिफाइंड होता है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी डिनोमिनेटर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए किसी फ्रैक्शन का तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो cosec 0 को मैं क्या लिखूंगा, अनडिफाइंड लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चा, अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित है। ठीक, अब बात कर लेता हूं cosec 30, उल्टा होगा ना साइन का, तो इसको उल्टा दो तो ये 2 हो गया, है ना। cosec 45 उल्टा दो, क्या हो जाएगा बच्चा, √2। cosec 60 उल्टा दो, क्या हो जाएगा, 2/√3, है ना। और cosec 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलो sec की बात कर लेते हैं। sec 0 cos का उल्टा ना, तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 1 होता है। sec 30 इसको उल्टाओ तो ये तुम्हारा क्या देगा बच्चा, 2/√3। sec 45 क्या देगा तुमको, √2। sec 60 तुमको क्या देने वाला है बच्चा, 2 देने वाला है। और sec 90 फिर से तुम्हारा अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1/cos होता है, तो cos की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू 0, तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अनडिफाइन हो गया।
ठीक, अब अगला हमारा बचा है लास्ट कॉट। तो कॉट 0, तो कॉट 1/10 होता है ना, तो tan 0 तो मैंने बताया नहीं तुमको, बीच में छोड़ दिया मैंने, चलो बता देता हूँ। tan 0 क्या होता है बच्चा? 0। क्यों? क्योंकि tan तो निपट रखा है ना, tan क्या होता है? sin अपॉन cos होता है। क्या होता है बच्चा? sin अपॉन cos। तो tan 0 कर रहे हो तो sin 0 अपॉन cos 0 करोगे, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो तुम्हारा क्या देने वाला? 0। तो tan 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। tan 30 इन दोनों का रेशियो होगा, sin और cos का रेशियो होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या आएगा? देखो बच्चा, ये तुम्हारा आ जाएगा 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। tan 45 इन दोनों का रेशियो होगा, काट दोगे 1 बचेगा, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। tan 60 इन दोनों का रेशियो होगा, काटने पे तुमको √3 मिलने वाला है। tan 90 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा? इन दोनों का रेशियो। फिर से sin क्या है? sin 91 है, cos 90 क्या है? 0 है। फिर ये तुम्हारा क्या हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? tan 90 को अनडिफाइंड लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं बच्चा? अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित है ये। ठीक, अब हमारा लास्ट बचा है cot। तो cot tan का उल्टा होता है, या फिर cos और sin का रेशियो होता है। तो चलो बच्चा देखते हैं, cot 0 डिग्री, तो tan 0 क्या है? 0। फिर से cot करोगे तो 1/0 आएगा, तो यानी ये फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, हम बात कर लेते हैं cot 30, tan का उल्टा करोगे तो √3 देगा तुमको। cot 45, ठीक है, tan का उल्टा तो 1/1 1 ही होता है। cot 60 tan का उल्टा, tan कितना है? √3 है, उल्टा करने पे 1/√3 आएगा। tan 90 सॉरी cot 90, तो cot tan 90 क्या है तुम्हारे पास में? तो tan 90 तुम्हारा अनडिफाइंड है, तो उल्टा करने पे क्या आएगा तुम्हारा? ये 0 आएगा। कैसे आया? देखो, tan 90 तुम्हारा क्या था? tan 90 था 1/0, इसी को अनडिफाइंड तुमने कहा था ना, तो cot 90 क्या हो जाएगा? cot 90 1/tan 90 लिखोगे, यानी तुम इसको उल्टा कर रहे हो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0/1, तो 0 आ गया। तो ये तुम्हारे पास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने एंगल के साथ पढ़ लिया। ठीक, 5 एंगल के साथ पढ़ लिया, और इसको आपको याद ही रखना है। ठीक, इसको याद कर लेना। मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ट्रिक पे जाते हैं, लेकिन ट्रिक जो है मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। जितने भी ये आइडेंटिटीज हैं या रेशियोज हैं या ये वैल्यूज के साथ में आपका मान है, मतलब एंगल के साथ में, ये आपके फिंगर टिप पे रहेगा, क्योंकि जितना आसान तुमको जितना याद रहेगा ना फिंगर टिप पे, क्वेश्चन का स्पीड तुम्हारा ज्यादा होगा। और ट्रिक वहां पे चला, क्वेश्चन आ गया और तुम वहां बैठ करके ये ट्रिक के साथ में तुम मान निकाल रहे हो, फिर जाके करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि जितने भी फॉर्मूला है ना उसको फिंगर टिप पे कर लो, और बहुत आसान है याद करना इसको। तुमको याद मैंने बता दी थ्योरेटिकल अप्रोच, इसके थ्रू तो अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा तो याद करना आसान है। और फिर भी अगर तुमको मुश्किल होता है, जितने भी फॉर्मूला एक पेपर पे लिख लो, और पेपर पे लिख करके दीवार जहां ब्रश करते हो या दांतों करते हो वहां पे चिपका दो। रोज सुबह जाना है मॉर्निंग के टाइम पर में, और दांत करते करते एक बार नजर डाल देना है। अगर डेली देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। जितने भी फॉर्मूलाज है मैथ्स के या साइंस के जो इंपोर्टेंट है, आप ऐसे ही कर सकते हो। या तो वहां स्टडी रूम होगा, वहां पे रख दो, और एक दिन का डेली का रूटीन रख दो कि मुझे एक बार इस पूरे चार्ट को गो थ्रू करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फॉर्मूला पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो बच्चा हम बात करेंगे, हमने आज पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया है। अगले वीडियो में हम जो है इस पे बेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।